सुप्रभात विद्यार्थियों। हमने पार्ट 3 बस की यात्रा का कुछ अंश पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गया होगा। तो बच्चों, हम आगे का शेष भाग भी पढ़ व समझ लेते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी, हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। तो देखिए, यहाँ पर लेखक अपना अनुभव प्रकट करते हुए कहते हैं कि जिस तरह से गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन जब चलाया था तो उस समय असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन बड़े ज़ोर शोर के साथ यानी अंग्रेज़ों के विरुद्ध चलाया था। तो यहाँ पर असहयोग का मतलब ए का मतलब होता नहीं, सहयोग का मतलब साथ देना। तो कहने का मतलब क्या हुआ? असहयोग, साथ नहीं देना। तो यानी जो अंग्रेज़ों की जो नीति थी या जो उनके नियम थे, उन्होंने ये ठान लिया था कि हम उनके किसी भी काम में हम उनका साथ नहीं देंगे। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय का मतलब होता है, स का मतलब होता है साथ, विनय का मतलब होता है आदर या नम्रता, अवज्ञा का मतलब होता है आज्ञा का पालन न करना। तो उन्होंने ये भी ठान लिया था कि हम विनम्रता के साथ उनकी आज्ञा का कोई भी पालन नहीं करेंगे। यहाँ पर लेखक का कहने का तात्पर्य ये था कि बस का एक भी हिस्सा जो है वो दूसरे हिस्से से सहयोग नहीं कर रहा था। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। यानी इतनी जर्जर अवस्था थी बस की कि जैसे ही बस चल रही थी तो उसमें इतना जो है इंजन भी बहुत आवाज़ कर रहा था, बहुत तीव्र ध्वनि थी, सीट भी दुरुस्त नहीं थी ना। तो ऐसा लग रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है, यानी सीट भी जो है आरामदायक नहीं थी। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे माँ बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। तो यहाँ पर लेखक के कहने का मतलब क्या था कि जैसे बस अचानक चलती चलती एकदम बीच में रुक जाती है, ख़राब हो जाती है, तो पेट्रोल टैंक में छेद हो जाता है। क्यों होता है, क्यों रुकती है बस? क्योंकि पेट्रोल टैंक जो था उसके अंदर छेद हो जाता है और पेट्रोल जो है वो निकलने लगता है। उसमें से पेट्रोल निकल रहा है। ड्राइवर बाल्टी में पेट्रोल लेते हैं, इंजन में कूपी के माध्यम से भरने लगते हैं। तो लेखक ने यहाँ लिखा है कि जब वो इंजन में पेट्रोल भर रहे होते हैं तब उन्हें ऐसा लग रहा था कि थोड़ी देर बस कंपनी के हिस्सेदार हैं जो इंजन को अपनी गोद में बिठा लेंगे और उसमें पेट्रोल भरने लगेंगे। ऐसे पेट्रोल भरेंगे जैसे एक माँ जो है गोद में बिठाकर, है ना, अपने बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है, यानी दूध की बोतल लगाती है। ठीक उसी तरह से बस के जो हिस्सेदार हैं वो भी इसी तरह से बस के इंजन को पेट्रोल पिलाने लगेंगे। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था, है ना। लेखक को इसलिए भरोसा नहीं था क्योंकि वो दुरुस्त तो थी ही नहीं, बहुत जर्जर अवस्था में थी, सीट दुरुस्त नहीं थी, है ना। और जैसे ही लगता था कि जैसे ही थोड़ा सा स्पीड में आएगी और जैसे ही बस रुकेगी तो उसके कांच टूटकर भी जो है हमें क्षतिग्रस्त न कर दें। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। अब जैसे जैसे बस हमारी आगे बढ़ रही थी तो हमें प्रकृति के नज़ारे भी दिखाई दे रहे थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। तो लेखक क्या नज़ारा देख रहे थे कि जो बस के दाएं बाएं दोनों तरफ ही बहुत हरियाली थी, हरे हरे पेड़ आते जाते दिखाई दे रहे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। और दुश्मन इसलिए समझ आता, उनको डर लग रहा था कि भाई जैसे एक पेड़ से वो आगे बढ़ते, यानी एक पेड़ को पार करते दूसरे पेड़ की तरफ जैसे ही आगे बढ़ते तो उन्हें डर लगता था कि इस पेड़ से तो हम बच गए, परंतु अब सचमुच इस दूसरे पेड़ से तो हम दुर्घटनाग्रस्त हमारी बस हो ही जाएगी।
इसलिए उन्हें डर लग रहा था। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता, यानी एक पेड़ जब निकल जाता तो यानी एक पेड़ को हमारी बस पीछे छोड़ देती तो थोड़ी सी तसल्ली होती, परंतु जैसे ही अगला पेड़ हमें दिखाई देता तो हमें भयग्रस्त हो जाते हैं हम, और हमें डर लगने लगता कि अब तो हमारी बस निश्चित ही दुर्घटनाग्रस्त होगी। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता न लगा जाएगी, है ना। और जैसे ही ऐसा लगता है कि जहाँ पर पानी का स्रोत होता है ना, तो जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ झील या जो छोटे छोटे पोखर तालाब ऐसे कुछ दिखाई देता, तो लेखक को ऐसा लगता है कि बस पेड़ों से तो जो है बच चुकी है हमारी बस, पर अब झील में तो ज़रूर गिर ही जाएगी। गोता लगाने का मतलब होता है इसके अंदर तो डूब ही जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की, पर वह चली नहीं। क्योंकि कई बार होता है ना, हम भी बस में यात्रा करते हैं तो बस अचानक बीच में ख़राब हो जाती है, तो ड्राइवर जो है क्योंकि उनको अनुभव भी होता है कि कहाँ क्या इंजन में ख़राबी है क्या है ना, तो तरह तरह की उन्होंने ना मतलब उसको सुधारने की कोशिश की, उसको दुरुस्त करने की, परंतु वह फिर भी है ना सही नहीं हो पाई। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन, जैसा कि हमने पहले भी बताया था कि बस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से के साथ सहयोग करने के लिए तत्पर नहीं था, यानी कोई सहयोग नहीं करा था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे बस तो फर्स्ट क्लास है जी, क्योंकि वो तो उसकी तारीफ़ करेंगे ही, क्योंकि वो हिस्सेदार भी थे, साझेदार भी थे, तो वो तो कहते कि नहीं ये तो सबसे अच्छी बस है, यह तो इत्तेफाक की बात है, ये तो संयोग हो गया ऐसा कि बस ख़राब हो गई बीच में, नहीं तो इसके मुकाबले तो कोई बस ही नहीं है, मतलब वो इस तरह से कहना चाह रहे थे। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी, है ना, क्योंकि अंधेरा हो चुका था और चंद्रमा अपना प्रकाश फैला रहा था। उसी प्रकाश के बीच बीच में जो है पेड़ थे, पेड़ों की छाया के नीचे ही वो बस खड़ी थी, और वो बस ऐसी लग रही थी दया के पात्र थी। दया के पात्र इसलिए थी कि वो अचानक जो है सुनसान इलाके पर ना ख़राब होकर खड़ी थी, जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। और यहाँ पर लेखक जो है एक बस को एक वृद्धा यानी एक बूढ़ी महिला या एक बूढ़ा व्यक्ति मान रही है, और बूढ़ा व्यक्ति मानकर वह ये सोच रहे हैं कि हमें ग्लानि हो रही थी। जैसे हमको होता है ना, कई बार हम अपने वृद्ध या बुजुर्ग को किसी को परेशान कर देते हैं, हमने तो इनको नाहक ही परेशान कर दिया, तो उनके मन में एक दुख भी था कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं, है ना, तो इतनी तो पुरानी है, इतनी वृद्ध हो चुकी है, तो इसके ऊपर तो हमने नाहक की सवारी की। अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत का मतलब इसकी मृत्यु को प्राप्त हो गई, यानी मर गई या खराब हो गई बीच में, तो इस बियावान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी, यानी सुनसान जगह पर, है ना। इसका अंत्येष्टि का मतलब होता है दाह कर्म करना। जब व्यक्ति मर जाता है तो मरणोपरांत उसको अग्नि के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो यहाँ पर भी लेखक क्या कह रहा है कि ये सुनसान इलाका पर ख़राब हो गई, अब यहाँ तो जो निर्जन जिसको तो यहाँ पर तो किसी व्यक्ति का वास भी नहीं है, एक दूसरे ऊपर ये कि अंधेरी रात है ना, तो इस सुनसान इलाके पर अगर ये मर गई यानी ख़राब हो गई, तो इसको हमको यहीं दफनाना पड़ेगा, यानी यहीं इसका दाह कर्म करना पड़ेगा। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा, बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी, यानी जो पहले जो उसकी गति थी उससे भी वो और कम हो गई थी। और हिस्सेदार ने जब इंजन खोला और ऐसा लगा कि उसमें कुछ सुधार कर रहे हों, धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। वृद्धा की आंखों का मतलब आपको जैसे पहले ही बताया था कि उसको एक वृद्धा यानी बस को एक मानव माना था उन्होंने, और एक उसी तरह से जैसे वृद्ध व्यक्ति की आंखों की ज्योति रोशनी धीरे धीरे कम होती जाती है, ठीक उसी तरह से जो बस की आगे वाली जो लाइट लगी होती है ना, रोशनी के लिए जो आपको सड़कों का रास्ता दिखाती है ना, आगे का रास्ता दिखाती है, तो वो भी एकदम ख़राब हो गई। चांदनी में रास्ता टटोल कर वह रेंग रही थी, है ना, तो ऐसा लग रहा था चांदनी जो बिखरी पड़ी थी सड़कों के ऊपर, जो चंद्रमा की रोशनी आ रही थी उसी का सहारा लेकर वो आगे बढ़ रही थी। आगे पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती, है ना, तो क्योंकि एक तो लाइट ख़राब हो चुकी थी उसकी, तो वो क्या करती थी बस का जो ड्राइवर था, तो जैसे ही देखता है जो सामने से कोई गाड़ी आ रही है तो अपनी गाड़ी को बस को किनारे पर लगा लेते, है ना, और कहते हैं भाई तुम निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। तो यहाँ कहने का क्या तात्पर्य है, बस ये अपना अनुभव, सामने वाली बस जो है ना उसको ऐसा लगता था कि ये तो जवान है, नई बस है, और अपने लिए वो ये कहती थी कि मैं तो बहुत बूढ़ी हो चुकी हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ बस को वृद्धा मानना है।
तो वो ये कहती है भाई मेरी तो उम्र रही नहीं कि मैं बहुत गति के साथ जो है वो दूसरे सामने आते वाले वाहन को भी पार कर सकूं। इसलिए वो अपनी जो बस है वो एक तरफ किनारे पर सड़क पर लगा लेते थे और उसके बाद कहते थे सामने वाली बस को कि बेटी तुम चले जाओ, क्योंकि मेरी तो उम्र रही नहीं कि मैं आमना सामना भी कर सकूं या तेज़ गति के साथ तुमको पार करके निकल जाऊं। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया, है ना। तो लेखक को तो पहले ही उम्मीद छोड़ ही दी थी उन्होंने कि सकुशल पहुंच भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, और थोड़ी सी बस आगे बढ़ी ही थी कि जो पुलिया को पार भी नहीं किया और टायर जो है वो फिस करके यानी पंचर हो गया। बहुत ज़ोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछल कर नाले में गिर जाती, क्योंकि बस की गति तो धीरे थी, वैसे ही ख़राब है ना, हालत ही उसकी बहुत ख़राब थी। अगर वो तेज़ गति से होती तो हो सकता है कि वो उछल कर नाले में भी गिर जाती, पर शुक्रिया ये हुआ कि वो धीमे गति में थी। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ अब पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। अब यहाँ पर लेखक व्यंग कर रहा है उस हिस्सेदार की तरह कि देखो तुम्हारी ऐसी खस्ता हालत बस को भी तुम चलाते हो और उसमें बैठकर तुम सवारी भी करते हो और आपको सवारी की जान की कीमत नहीं जानते। वह टायरों की हालत जानते हैं फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफ़र कर रहे हैं, है ना। उन्हें पता है कि टायर की भी हालत कैसी है ना, और बस की भी हालत इतनी बुरी हो चुकी है तो दुर्घटनाग्रस्त भी हो सकता है। तो उन्हें सिर्फ अपने मुनाफे से मतलब था। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है ना। उत्सर्ग का मतलब क्या होता है कि त्याग की भावना ऐसी कहीं पे दिखाई नहीं देगी जैसी हमें यहाँ दिखाई दी। सोचा इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। यहाँ पर व्यंग किया गया है। व्यंग किसके ऊपर कर रहे हैं ये, उसी बस के हिस्सेदार की तरह। उसके भली भांति वो परिचित था कि बस की कैसी दुर्दशा है ना। उसे दुरुस्त कराने की बजाय उन्होंने उसके ऊपर फिर भी उसको जो है छोड़ रखा था यात्रा कराने के लिए। सिर्फ उन्हें मुनाफे से मतलब था, किसी की जान माल चली जाए उन्हें कोई उससे मतलब नहीं था। तो यहाँ पर कहे कि अगर वो उसमें हिस्सेदार अगर वो शहीद भी हो जाते, मर भी जाते, तो ऐसा लगता है कि भगवान ही जो है हाथ पसारे उसका यानी जो है स्वागत कर रहे हों। कहते वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। तो यहाँ पर देखो कितना बड़ा व्यंग कर रहा है लेखक क्या कह रहा है कि वही महान व्यक्ति है ना, जिसने अनेक लोगों की जानों की परवाह न करके अपने प्राण भी दे दिए, जबकि वो जानता था बस की दुर्दशा क्या है ना। अरे ऐसी बस तो दुर्घटनाग्रस्त हो ही सकती है, तो लोगों की जान की तो परवाह नहीं, अपनी भी जान की परवाह नहीं की उन्होंने और अपना त्याग बलिदान कर दिया। मर गया वह, पर टायर नहीं बदला, है ना। उसे अपने प्राणों का अंत करना मंजूर था, है ना, परंतु फिर भी उसने टायर को बदलना उचित नहीं समझा। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। जैसे तैसे टायर बदला गया और वह भी टायर जो था वो पुराना था। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी, क्योंकि बस बार बार ख़राब हो रही थी। तो अब लेखक को लगा समय पर तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। तो लेखक ने ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि हम समय पर गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। यहाँ पन्ना तो क्या और किसी भी जगह पर हम नहीं पहुंच पाएंगे समय पर। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है ना। तो लेखक तो यहाँ तक भी सोच बैठे थे कि मेरे को तो लगता है कि पूरी ज़िंदगी ही इस बस में गुजारनी पड़ेगी और सीधे ही हमारे प्राण पखेरु भी इसी बस में ही निकल जाएंगे। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। लगता नहीं है कि हमें अपनी मंजिल, हमारा हमको लक्ष्य प्राप्त होगा। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। तो यहाँ लेखक क्या कह रहा है कि हमारी जो बेचैनी थी, है ना, कि हमें समय मंजिल पर पहुंचने की, और हमारी जो चिंता थी वो एकाएक ख़त्म हो गई। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। जिस तरह से हम घर पर निश्चिंत होकर बैठ जाते हैं, यानी हमें कोई चिंता नहीं रहती, ठीक उसी तरह से लेखक भी चिंता मुक्त हो गए। उनकी चिंता जाती रही और हंसी मजाक चालू हो गया। तो लेखक ने सोचा कि अब इसके अलावा और किसी से यात्रा तो कर ही नहीं सकते। इस परेशानी से निकलने के लिए उन्होंने उस हालत से समझौता कर लिया और सोचने लगे कि अब अगर और ज़्यादा चिंतित होता हूँ तो खुद की परेशानी और बढ़ा लूँगा। उसके बाद आगे की यात्रा अन्य यात्रियों के साथ वो हंसी मजाक करते हुए बिताने लगे। तो बच्चों, आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, उम्मीद करती हूँ।